चलिए हम लोग बीपीएससी के पूछे गए कुछ सवाल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें है कि सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा राइट ब्रदर्स। किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने। तो ऐसे ही है सवाल, बहुत आसान सवाल है। क्या होगा इसका आंसर? राइट ब्रदर्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसी के कुछ पूछे गए सवाल जो है फिजिक्स के हैं, जो शेष रह कहते हैं उन सभी को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम समर्थन क्लास से आपसे जुड़े हैं और सबसे पहला सवाल है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हम सभी को पता है कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। फिर दूसरा सवाल है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। और हम लोग सारा ध्यान रखेंगे, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर। ध्यान रखेगा 1 माइक्रोन में बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे लिखा है 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा? तो हमारा सवाल है 1/1000 मिमी। अब इसको देखिए क्यों लिखा है कलर चेंज कर, लिखा हुआ है 1/1000 mm। ठीक है, और हम जानते हैं इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो वो जगह 10⁻³ mm। ठीक, और सवाल है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? अगर mm में बोलेंगे तो 10⁻³ होगा, और इसी को अगर मीटर में बोला जाएगा तो होगा 10⁻⁻6 मीटर। तो ध्यान रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻³ mm या फिर 10⁻6 मीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? देखिए 40 डिग्री को हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में देख रहे हैं, तो हम लोग इसको सवाल को देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें सवाल आता है कि 40 डिग्री को जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब सवाल है आपका, तो इसका बहुत ही अच्छा जो है सवाल है, इसको देखिए। ए बराबर होता है 9/5 C + 32। अब अगर हमको दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और बोलता है कि फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे F = 9/5 × 40 + 32। 5 8 मतलब 65 है, 9 8 72 + 32। हम इसको ऐड करें तो 2 2 4 और 7 3 10, मतलब कि 104 फ़ारेनहाइट होगा। मतलब 40 डिग्री में कितना फ़ारेनहाइट होगा? 104 होगा। इसी तरह से हम लोग और एक सवाल देख लेते हैं। अगर आपको दे दें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फ़ारेनहाइट होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है आपको, तो आपसे पूछ रहा है कितना फ़ारेनहाइट होगा। फिर से वही F 9/5
सी प्लस 32। इस बार 30 है तो क्या लिखेंगे 9/5 सी की जगह पे 30 प्लस 32 तो वो हो जाएगा 6 54 प्लस 32 6 8 मतलब 86 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चल के हम लोग देखेंगे जो कि सवाल सब है। चलिए तो ये इसका जो आंसर क्या होगा हम लोगों ने अभी देखा था 104 फ़ारेनहाइट। कैसे निकाले थे हम लोग? F बराबर ध्यान रखेंगे 9/5 C प्लस 32 मतलब 9/5 बार बार आपको बता रहे हैं 40 प्लस 32 ये तो कितना आया 72 और 72 में अगर 32 जोड़े तो आ गया 104 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर होगा इसका 104। ये बहुत भी आई है तो हम लोग को ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट सवाल है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो मतलब होता है रंग। अब रंग तो ये जो है एक तरह का तकनीक है, इसमें एक मिश्रण से पदार्थ को अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का, अगर बहुत सारे मिश्रण है उससे हमको पदार्थ को अलग करना है तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का जो विधि है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। प्रश्न है कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण कहते हैं, मिश्रण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर। अब यहां हमने समझ गया दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। लेकिन अगर हम अनिश्चित की जगह बस हम यहाँ पे अनिश्चित की जगह अगर हम यहाँ पे निश्चित कर दें, हम इसके जगह पे अनिश्चित की जगह निश्चित कर दें तो यहाँ पे मिश्रण की जगह यौगिक बन जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और मिश्रण का अगर अनुपात हम लोग अगर देखें, जैसे शरबत में जैसे क्या क्या मिलाते हैं हम लोग, चीनी और पानी। तो चीनी और पानी का क्या अनुपात है, कितना कितना लिए हमको पता तो है नहीं। तो चीनी पानी का जो मिश्रण हुआ, तो जो चीनी पानी को किस अनुपात में हम मिला रहे, उसकी पदार्थ की मात्रा क्या है, अगर हमको पता नहीं है तो उसको मिश्रण कहते हैं। तो अब चीनी पानी को तो मिला दिए, शरबत बन गया। अब शरबत से अगर हम इस पदार्थ को अलग करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लोलक की जो काला अवधि होती है वो किस पर निर्भर करती है। हम लोग जानते हैं कि लोलक जो होता है 2π√L/G इसका सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। T बराबर 2π√L/G ये लोलक की लंबाई होती है आवर्तकाल। जैसे यहाँ लोलक है तो ये यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा, तो इसको बोलते हैं आवर्तकाल। इसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। तो अब हम लोग देखते हैं लोलक की काल अवधि, मतलब जो टी है किस पे निर्भर करेगी, जाहिर सी बात है लंबाई पे निर्भर करेगी। इसको हम लोग ध्यान पे रखेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, एकदम सही बात है, लंबाई पर निर्भर करती है। सूत्र दिया हुआ है T बराबर 2π√L/G। पाई का मान आपको पता है, पाई का मान होता है, पाई का मान जिसको कि आर्यभट्ट ने दिया है, पाई का मान किसने दिया है, आर्यभट्ट ने दिया है। 22/7 होता है आर्य,
है ना। और जब 22 बार 7 होता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और इसका एक मान और भी होता है 3.14, लेकिन यह जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। जी का जो मान होता है उसको बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, और गुरुत्व त्वरण का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। बल गुणनफल है। बल के बारे में सबसे पहले बात करें कि न्यूटन ने जो है बल के बारे में बताया। उन्होंने बल की 3 नियम दिए हुए हैं। पहला नियम को हम लोग कहते हैं, पहला नियम जो होता है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, जिससे कि बल क्या है, बल की परिभाषा क्या है, न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त हो जाता है। दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, जिसको कि हम F बराबर ma कहते हैं। इसका मतलब बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma। लेकिन अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम इसको कहते हैं कि A बराबर ma, तो mv माइनस mu, mv माइनस mu। तो ये जो mv माइनस mu है, हम लोग जानते हैं कि संवेग में जो परिवर्तन है, तो जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं बल। अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है हम उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग अगर इसको निकालें तो हमारा मास तो कॉमन है, तो मास आ जाएगा v माइनस यू बाय टी। हम जानते हैं कि अगर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये v माइनस यू, तो हम इसको कह देंगे v माइनस यू बाय टी को हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर क्या होता है, a। तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो अगर इसको करेंगे v माइनस यू बराबर ए टी, तो a बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाय टी। तो हम v माइनस यू बाय टी की जगह पे a तो रख ही सकते हैं, यहाँ से ये आ गया। अब है बल का गुणनफल क्या होता है, तो सीधा है बल का गुणनफल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण। तो आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से आती है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही जो है बल की परिभाषा आती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है, लेकिन जो सूत्र है उसका वो द्वितीय नियम से आती है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब F बराबर ma। लेकिन बल किसे कहते हैं ये प्रथम नियम से ही पता चल जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और बल जो है एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखें। त्वरण ज्ञात करने का क्या सूत्र है, अभी हम लोगों ने देखा कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा जो सूत्र है कि संवेग में परिवर्तन जो होता है उसी को बल कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो हमने अभी दर से लिखा ना v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। ऐसे हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान रखिएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से ये आ गया 100 ए बराबर, तो ए बराबर क्या है, बराबर v माइनस यू बाई टी। ये आंसर हो जाएगा नंबर। अब यहाँ v और u क्या है, v जो होता है उसको बोलते हैं अंतिम वेग। अगर कोई वस्तु किसी स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था है और वो गति अवस्था में जा रही है, तो उसका अंतिम वेग, और u जो है उसका है वो है प्रारंभिक वेग। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसका अंतिम वेग है, इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। टी को क्या लिखते हैं हम लोग, समय लिखते हैं। ठीक, a क्या है मेरा, a है मेरा त्वरण। ये ध्यान रखेंगे, a को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो पहली बात है कि सदिश और अदिश। देखिए राशि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। राशि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो राशि जो होते हैं, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। देखिए सदिश राशि और एक क्या होता है, अदिश राशि। इसमें सदिश राशि का मतलब है कि जिसमें परिमाण
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिससे परिमाण और दिशा दोनों हो। अदिश जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, है ना, या दिशा हो। मतलब कि दोनों नहीं हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है उसे सदिश कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश। चलिए एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सदिश की बात करें और अदिश की बात करें। अदिश में जैसे कि आप देख लीजिए समय, समय समय का परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। जैसे दूरी, दूरी में क्या, दिशा नहीं है। फिर उसके बाद आयतन, फिर उसके बाद दाब, फिर उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ये सभी जो भी है सभी के सभी क्या है, अदिश राशि है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। समय, दूरी, आयतन, दाब, विद्युत धारा, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। अब सदिश राशि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सदिश राशि की बात करें तो जैसे सबसे पहले तो बल, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, ये सभी जो भी हैं ये सब के सब क्या है, सदिश है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि अदिश के समय, दूरी, आयतन, दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ये सब के सब क्या है, अदिश है। और ये सब के सब क्या है, सदिश है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और हम लोग को इस पॉइंट पे जाना है और हम इसको इस तरह से बना देते हैं। यहाँ से एक आदमी यहाँ से यात्रा करके चलना शुरू किया। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि जल्दी ऐसे पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आने का अनेक रास्ता है, हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है यहाँ से आ जाए, हो सकता है इसी रास्ते से आ जाए। लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन है, यही। तो जो सबके लिए जो सबसे छोटा रास्ता है उसी को हम लोग कहते हैं छोटी दूरी। छोटी दूरी। अब छोटी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यह भी दूरी ही है लेकिन ऐसी दूरी है जिसके लिए दिशा, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक आना हो, जैसे ए, हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी कर लें। अगर ए से सी तक हमको आना हो तो सबसे छोटी दूरी जो मेरे लिए होगी वही आपके लिए भी होगी। तो ये सबसे छोटी दूरी है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से इस तरह से जाएं, अब इस तरह से जाएं, ऐसे जाएं, कैसे भी जा सकते हैं। तो अगर हमारा दिशा, हमको ये नहीं पता है कि हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे, तो हम उसको कहते हैं दूरी। मतलब कि दूरी जो होती है उसकी कोई दिशा नहीं होती है लेकिन विस्थापन की अपनी दिशा होती है। ये हम लोग को ध्यान में रखेंगे। एक बात और है कि विस्थापन की क्योंकि दिशा है तो ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन दूरी जो है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, ना ही ऋणात्मक होती है। दूरी का मान ना ही शून्य होगा ना ही ऋणात्मक होगा, समझ गए। दूरी कभी भी ना शून्य हो सकता है ना ही ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब दूरी और विस्थापन एक ही चीज है, लेकिन जिस दूरी की दिशा एकदम नियत हो, जिस दूरी की दिशा एकदम पता हो कि यही दिशा है सबके लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब यह कौन सी राशि सदिश नहीं, ये तो सदिश है और ये भी सदिश है ना। वेग भी सदिश है क्योंकि वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन और नीचे हो जाएगा समय। तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यही चाल होता तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी नीचे हो जाता समय। अब दूरी और समय है तो हम इसको क्या बोलेंगे, चाल को, ये हो जाता अदिश और ये हो जाता सदिश। ये हम लोग को ध्यान में
रखना है। इसको हम लोग सदिश बोलते हैं और इसको अदिश बोलते हैं। तो अब यह है आयतन। देखिए आयतन का जो होता है हम लोग जानते हैं कि एक आयतन का सूत्र होता है घनत्व तो द्रव्यमान बाय आयतन। आप देखिए सभी के सभी घनत्व, द्रव्यमान, आयतन तीनों के तीनों क्या है, अदिश ही है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। तो ये क्या होगा, अदिश होगा। द्रव्यमान भी खुद अदिश है और घनत्व क्या है, अदिश है। हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए संवेग, संवेग का मतलब है कि हम संवेग को पी से, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एम भी, एम भी। तो अगर एम भी है तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको किससे देंगे, वेग से। वेग मतलब भी भी अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम। तो इसका मतलब क्या आएगा भाई, मेरे पास एम, एम मतलब द्रव्यमान। क्या आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा। अब वेग, वेग का मतलब तुम लोग जानते क्या होता है, विस्थापन। हमने भी देखा था विस्थापन बाय समय, और इसका मतलब होता है विस्थापन का होता है मीटर, मात्रक इसका होता है सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का तो होता है केजी, ठीक। बल का होता है न्यूटन, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब ध्यान में रखेंगे। और ऐसे त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र होता है, हमने देखा था वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक सदिश राशि है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ये सब एग्जाम में आ सकता है। आगे है 1 किलोमीटर की दूरी का क्या मतलब है। देखिए 1 किलोमीटर दूरी का मतलब है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब, और ये हो गया। अगर हमको दिया जाए कि 100 मीटर, 100 मीटर बराबर क्या होता है, तो 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। याद रखें 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। ठीक है, हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर लिखा है 1 पिकोमीटर में क्या होता है। 1 पिकोमीटर में क्या होता है, हमने बताया था कि माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो को होता है 10⁻⁻6 मीटर, नैनो को होता है 10⁻⁹ मीटर, और पिको को होता है 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिको दिया हुआ है, तो क्या होगा 10⁻12। अब क्योंकि ग्राम में है तो हर जगह क्या होगा, मीटर की जगह पे ग्राम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर 10⁻12, क्योंकि 1 पिकोग्राम बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा 10⁻12 ग्राम। यही आपका आंसर है। अगर 10⁻6 होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। 10⁻9 होगा, 10⁻- को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 नैनो, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। अब 10⁻15 को क्या बोलते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 10⁻15 को हम लोग कहते हैं 1 फर्मी। क्या बोला जाता है, 1 फर्मी, 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। देखिए ये जो है 10⁻15, इसके लिए भी एक रोचक चीज क्या है, हम जानते हैं परमाणु है, तो परमाणु का जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 1 फर्मी ही होती है।
मतलब परमाणु की नाभिक की त्रिज्या अगर बोला जाए तो क्या होगी, 1 फर्मी। किसकी त्रिज्या होती, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर हमें जब परमाणु के नाभिक का जाना है तो अब हम लोगों को परमाणु का ये त्रिज्या जानना चाहिए, उसको बोलते हैं 1 अगस्टम। 1 अगस्टम 10⁻10 मीटर होता है। 1 अगस्टम, 1 अगस्टम मतलब किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको अगस्टम में मापा जाता है, और नाभिक की त्रिज्या फर्मी में नापी जाती है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। देखिए भार, सबसे पहले चीज तो भार को हम लोग को समझना है, भार। और आप लिफ्ट पे खड़े हैं, तो पहली बात तो हम लोग एक लिफ्ट बनाएंगे। भार जो होता है एक बल है, भार एक बल है, भार एक बल है, ये ध्यान रखें, जिसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ध्यान रखेंगे, भार एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। अब क्योंकि भार एक बल है तो F बराबर क्या होता है, mg। F बराबर mg, इसका मतलब है कि एक तो ये मास पे डिपेंड करता है और दूसरा g पे डिपेंड करता है, मतलब द्रव्यमान पे, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये गुरुत्व त्वरण है पृथ्वी का, उस पर यह निर्भर करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, मतलब हम हैं, तो मेरा द्रव्यमान होगा। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। अब लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आप ऊपर जाते समय शून्य होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि भार देखिए, भार जो है ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा बल रहा होगा, तो क्या होगा भाई, बोल रहा है कि लिफ्ट 9.8 त्वरण से अगर ऊपर जाते समय शून्य होगा, नहीं, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम नहीं शून्य हो सकता है, इसका जो है अगर ऊपर जाएंगे तो हमको भार महसूस होगा। लेकिन लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से अगर नीचे आ रहा है तो शून्य होगा। हम ये कर लेते हैं कि अगर ये एकदम जो है 9.8 ही है, 9.8 ही है, मतलब जी का मान 9.8 स्थिर है, ना ये घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसका मतलब ये mg यहाँ पे भी है, और यही लिफ्ट अगर इस पॉइंट पे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पे भी है, तब भी mg ही है, क्योंकि द्रव्यमान तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, हम जो है तो है ही, और g भी कांस्टेंट है। इसका मतलब त्वरण नीचे आते समय क्या होगा, भार उसको क्या लगेगा कि वो शून्य है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाने से हमको भार महसूस होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा। अब देखिए, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले चीज कि हमारे पास एक, हम लोग को पता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh एक सूत्र होता है, हम लोगों को सबको पता है। g मतलब गुरुत्व त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का मतलब होता है हाइट, मतलब पृथ्वी के धरातल से आप कितनी ऊंचाई पर हैं। और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, पीछे बताया, और v का मतलब होता है अंतिम वेग। किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, अगर हम यहाँ से इस वस्तु को छोड़ दें, इस पेन को अगर यहाँ से नीचे छोड़ देंगे तो जिस जगह से छोड़ेंगे ये स्वतंत्र रूप से गिरेगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी बिंदु से स्वतंत्र रूप से गिरती है, स्वतंत्र रूप से मतलब फ्रीली गिरती है, अगर यहाँ से फ्रीली गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, तो u का मान क्या हो जाता है, 0, मतलब उसकी प्रारंभिक जो गति है वो शून्य हो जाती है। मतलब u क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh। इसका मतलब है कि वस्तु का जो वेग है वो g और h पे निर्भर करता है। वस्तु का वेग किस पे निर्भर करता है, g और h पे निर्भर करता है। g का मतलब हम जानते हैं, g का मतलब होता है, g का मान होता है 9.8
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h मतलब हाइट। अब यहाँ देखते हैं, एक पंख एक रबड़ की गेंद को हम एक ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं और एक समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे h है, इस ऊंचाई से हम एक पंख को गिरा रहे हैं, एक पंख को गिरा रहे हैं, और इसी ऊंचाई से, समान ऊंचाई से हम एक रबड़ को भी गिरा रहे हैं। अब क्योंकि समान h बराबर, दोनों का h बराबर है, दोनों में g भी समान लगेगा, क्योंकि कोई माध्यम बीच में नहीं है, h भी समान लगेगा, g भी, क्योंकि ऊंचाई भी समान ही है, और g का मान तो दोनों में 9.8 ही लगेगा। तो फिर क्योंकि इसमें मास का कोई कुछ है नहीं, द्रव्यमान का कुछ है क्या? यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो फिर आप पंख का द्रव्यमान लो, पंख हो चाहे रबड़ हो, जब द्रव्यमान है ही नहीं तो दोनों समान समय में नीचे पहुंचेगा। तो बोल रहा है कि पंख सबसे पहले आ जाएगा, नहीं भाई। रबड़ की गेंद सबसे पहले नहीं, लकड़ी की गेंद सबसे पहले नहीं, तीनों एक साथ जमीन, तीनों, एक पंख, एक रबड़ की गेंद, अच्छा एक लकड़ी भी है, तीनों है, ठीक है, तीनों है। अगर 3 है तो एक लकड़ी भी है, ठीक है। अगर लकड़ी भी है तो वो भी तो h हाइट में ही है, समान है, इसके लिए भी 9.8 ही होगा। तो तीनों के तीनों क्या होगा, जमीन पर, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यही होगा इसका आंसर। तो हम लोग ध्यान में इसको रखेंगे। तो वायु में ध्वनि तरंगे होती है, कि वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिधर ये, जिस दिशा में ध्वनि तरंगे जा रही होती है वो उसी दिशा में फैल रही होती है, मतलब इसी दिशा में ये क्या होगी, फैलेगी। मतलब अगर इसकी दिशा इधर है तो ये फैल भी क्या रही होगी, इधर ही रहती है। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बिना माध्यम के नहीं जाएगी। चलिए तरंग की बात करते हैं। तरंग जो है, तरंग मतलब कण। अगर इस चीज में कण है, मतलब अगर वो कण की प्रकृति है, वो ऑब्जेक्ट है, कण है उसमें, तो उस पर तरंग का गुण होगा। और तरंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए अनुप्रस्थ का मतलब, प्र मतलब प्रकाश, याद रखिएगा, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुदैर्घ्य मतलब ध्वनि। यहां से ध्यान रखेंगे कि ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। इसको चलने के लिए माध्यम, इसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के यह माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के नहीं चलती है। दूसरी चीज, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय भी जो तरंग है वो भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश एक में विद्युत चुंबकीय गुण होता है। तो बोलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी है, तो हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। हम लोग ये समझ गए, आगे चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, कैसे होती है भाई, अनुदैर्घ्य होती है। हमने अभी देखा कि ये क्या है, तो ये भी एक प्रकाश है, तो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय होता है, ये भी क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? देखिए नैफ्थलीन को जो है, नैफ्थलीन में एक गुण होता है, इसको कि हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, उर्ध्वपातन बोलते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, या उर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उर्ध्वपातन का मतलब है किसी भी ठोस को हम सीधा गैस में बदलते हैं, गैस या वाष्प। अगर हम किसी को ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं, मतलब ठोस के बाद हम जानते हैं कि पहले चीजें तरल अवस्था में बदलती है, तरल अवस्था में बदलती है, तरल, तो मतलब ठोस से तरल होगा, फिर तरल से गैस होता है। जैसे कि बर्फ, बर्फ पहले पानी बनता है और फिर भाप बनता है। लेकिन अगर हम सीधा बर्फ को सीधा बर्फ को हम भाप में बदल दें, तो वो उस प्रक्रिया को, जो बर्फ सीधे भाप में बदलती है, उसी प्रक्रिया को हम उर्ध्वपातन कहते हैं। और ये नैफ्थलीन का एक जो है लक्षण है, नैफ्थलीन में ऐसा गुण पाया जाता है, अगर उसको गर्म किया जाए उसको, तो तुरंत वाष्प अवस्था में बदल जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या उर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि नैफ्थलीन को अगर गर्म किया जाए तो तुरंत ठोस अवस्था से फिर गैस अवस्था में चली जाती है।
ध्यान रखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। अब एम्पियर किसकी है? तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा। विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर में हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। इकाई होती है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और कूलम मतलब आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इस तरह से विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? वाट होगी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापते हैं, सही बात है। एमीटर से विद्युत धारा, सही बात है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मेजरमेंट होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोटेंशियो लिखा है, पोटेंशियोमीटर से किसका होता है? विद्युत वाहक बल होगा। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, नहीं, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से जो होता है ये धारा का ही होता है मान, लेकिन धारा का संकेत मतलब धारा बह रही है, धारा बह रही है ना, धारा बह रही है, इसका हमको पता करना है तो हम गैल्वेनोमीटर से करते हैं। इसके मापते नहीं, मापते तो किससे? एमीटर से। लेकिन धारा बह रही है नहीं बह रही है वो हम गैल्वेनोमीटर से पता करते हैं। ये विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा, ये आंसर होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये आप देखिए इसका होगा मैकेनिकल ऊर्जा। तो टरबाइन और डायनेमो से जब बिजली प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो हम जानते हैं कि डायनेमो क्या है? डायनेमो इज द मशीन, मैकेनिक्स, वो एक मशीन है। अगर वो मशीन है तो जाहिर सी बात है मशीन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो मशीन में क्या है भाई? तो मशीन है। तो मशीन एक मैकेनिकल एनर्जी है उसमें, तो मैकेनिकल यंत्र है वो, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। जो चीज होगा ना वही होता है। जैसे डायनेमो क्या है? एक यंत्र है। अब यंत्र है तो यही होगा यांत्रिक ऊर्जा। यंत्र से कौन सी ऊर्जा निकलेगी? तो यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगी भाई? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान में रखना है। डायनेमो क्या है? टरबाइन क्या है? ठीक है, टरबाइन। अब जानते हैं ना कि टरबाइन चला के, जैसे कि हम लोग पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करते हैं टरबाइन चला के, या फिर जो हम लोग को जैसे पानी, जो जल अगर बहुत अधिक गति में अगर पानी बह रही है तो पानी अगर हमको ऊर्जा प्राप्त करना है तो हम वहां पे भी टरबाइन चलाते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे इसको। ये दोनों क्या है? यंत्र है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है ये लोग? विद्युत ऊर्जा में। और यांत्रिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल कहते हैं। फिर है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च कितना आएगा? देखिए इस सवाल को हम लोग को समझ लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि 100 वाट का बिजली है और 10 घंटे तक चले तो हम लोग जो है कितना खर्च होगा? तो सबसे पहले हम लोग जो पैसा देते हैं हम लोग इकाई में देते हैं, ठीक है। तो जो भी है हम लोग देखते हैं वाट, वाट गुना समय, वाट गुना समय बाय 1000। तो हमको यूनिट पता चल जाएगा कितना यूनिट खर्च हुआ। कैसे करेंगे? जितना वाट हुआ, मान लीजिए 10 गो बल्ब जला रहे हैं तो 10 बल्ब, और एक बल्ब है 40 वाट का, एक है 30 वाट का, है ना, और एक है 30 वाट का। टोटल कितना हुआ? 40 30 70 30 100, तो 100 वाट का हो गया। अब 100 वाट का हो गया आपका बल्ब, मान लीजिए अब 100 वाट का बल्ब है आपके पास और आप उसको कितना घंटा चला रहे भाई? 10 घंटा चला रहे। तो 100 वाट को अगर हम 10 घंटा चला रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट। इसको अगर यूनिट में करें तो 1000 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। चलो यहाँ पे लिखा है भाई कि 100 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 1000 का होता है 1 इकाई। इस सवाल को हम लोग एक और सवाल से अच्छे से इसको देखते हैं। बहुत खूबी इसमें सवाल आता है। एक सवाल है आपका, यदि यदि
यदि सोहन के घर में 40 वाट का पंखा तथा 60 वाट का बल्ब लगा है। यदि सोहन के घर में 40 वाट का पंखा तथा 60 वाट का बल्ब लगा है ना, और वह प्रतिदिन 10 घंटा 10 घंटा बिजली का उपयोग करता है। 10 घंटा बिजली खर्च करता है, तो जनवरी माह में कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। ये मान लीजिए आपका सवाल है। तो यदि सोहन के घर में 40 वाट का पंखा तथा 60 वाट का बल्ब लगा है और वह प्रतिदिन 10 घंटा बिजली खर्च करता है, तो जनवरी माह में कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है 40 वाट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुल वाट। पहले देखिए कुल कितना वाट आपका खर्च होता है। देखिए 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 वाट। 100 वाट हो गया। कितना समय आप खर्च कर रहे हैं, समय खर्च हो रहा है आपका प्रतिदिन 10 घंटा। अगर दिन में बात करें तो जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी की बात करें तो 31 दिन होता है। हम इसको देख लेते हैं कितना आएगा। हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है दिन गुना महीना, दिन गुना महीना, दिन को गुना महीना करेंगे और फिर गुना करेंगे वाट, और इसको 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दिन कितना है हमारे पास, 31 दिन। अच्छा दिन महीना, आप घंटा भी कर लीजिए, हाँ वही है 31 दिन हुआ। जो भी है सबको गुना कीजिए। 31 एक दिन तो नहीं किया है हमने, 10 घंटा किया है, तो जो जो दिया है 10 है भाई। कितना वाट हुआ है, तो 108 है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम इसको काट देंगे, कितना आएगा, 31 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, हमको आप महीना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्या होता है यहाँ पे, वाट दिन। तो कितना यूनिट आ जाएगा, 31 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको 1 यूनिट का दिया हुआ है, 1 यूनिट बोलता है 8 रुपए के दर से, तो 31 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 31 गुने 8, 3 8 24, इतना रुपया आपको खर्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, हम लोग समझेंगे। तो 100 वाट की बिजली पर अगर 10 घंटा चला तो क्या होगा भाई। तो हम लोगों ने अभी तो देखा है क्या होता है, हम लोग जानते हैं दिन गुना घंटा
गुना वाट और नीचे कितना आ जाएगा 1000। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 100 गुना 10 बाय 1000। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर। अब ये दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है किलो ओम है। यदि एक का प्रतिरोध 2 किलो ओम है तो दूसरे का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समांतर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब समांतर का मतलब होता है कि हमें दो ऐसे प्रतिरोध जोड़े हुए हैं जो समांतर प्रतिरोध है, ठीक है। अगर वो समांतर जोड़ा हुआ है R1 R2, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे क्या 1 बाय R इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध आपको पता है, कुल प्रतिरोध पता है, मतलब ये वाला आपको पता है, और एक का प्रतिरोध दे दिया है 2 ओम, ये भी पता है। तो बोलते हैं दूसरा का आप निकालिए। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1.403 बराबर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय R2। इसको लेके इधर आ जाएंगे 1 बाय 1.403 माइनस 1 बाय 2 1 बाय R2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या आता है। तो मिटा देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ देखें तो हम लोग लिखेंगे 1.403 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 माइनस 1.403 बराबर 1 बाय R2। अब इसको दो में से 0 0 0 1.403 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ 9 में से 4 गया तो आएगा 5, ये आएगा 0.597 7 9 इधर आ जाएगा 5, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा ऊपर में 0.597, नीचे आ जाएगा 1.403 इंटू 2 1 बाय R2, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर देखेंगे ये मेरा लगभग आ जाएगा, लगभग इसका आंसर जो आपको दिखेगा ये 4.70 किलो ओम के लगभग ये आंसर कट किया जाएगा। एक दिया हुआ है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपव्यय होता है। देखिए शुष्क सेल की बात करें, शुष्क सेल मतलब शुष्क सेल की बात है तो शुष्क सेल का मतलब होता है कि ड्राई सेल, ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, या फिर जिंक क्लोराइड होता है। हम लोग याद रखें अमोनियम क्लोराइड यानी तो जिंक क्लोराइड होता है, या अमोनियम क्लोराइड NH4Ca, ये होगा नहीं तो फिर ये होगा। तो क्या आंसर होगा इसका अमोनियम क्लोराइड ड्राई सेल में। फिर दिया हुआ है कि डायनेमो, डायनेमो क्या है, अभी तुरंत आया था पीछे। डायनेमो एक यंत्र है, अगर यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा होगी, यंत्र है तो यंत्र से कौन सी ऊर्जा निकलेगी, यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र से कौन सी ऊर्जा निकलती है यांत्रिक, और यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज होगा विद्युत में, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या है, तो क्या आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करती है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत मोटर, जाहिर सी बात है यहाँ लिखा है विद्युत मोटर, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नाम ही है विद्युत, तो विद्युत मोटर से क्या लिख लेगा, विद्युत ही लिख लेगा। पहली बात तो विद्युत लिख लेगी, विद्युत ऊर्जा लिख लेगी, नाम विद्युत ऊर्जा है। तो देखिए क्या है भाई, उष्मा नहीं, विद्युत ऊर्जा को उष्मा बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। क्योंकि विद्युत भी है और मोटर भी है, तो मोटर का काम क्या है, यंत्र है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोनों नाम से ही क्लियर हो जाता है।
फिर लिखा हुआ है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। सबको पता है विद्युत धारा जो मापी जाती है वो एमीटर से मापी जाती है, और जो विभवांतर मापी जाती है, जो विभवांतर मापी जाती है, ध्यान रखेंगे, विभवांतर मापी जाती है वो वोल्ट मीटर से मापी जाती है, और जो एमीटर मापी जाती है वो विद्युत धारा को मापी जाती है। ठीक है। पोटेशियोमीटर की बात करें, ये ईएमएफ को मापता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेशियोमीटर से हम लोग विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। देखिए, जब हम प्रकाश के 7 रंगों को हम एक प्रिज्म से गुजराते हैं, हम जानते हैं कि प्रकाश के 7 रंग जब एक प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद इसको सीखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें ये 7 रंग में ये बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो 7 रंग में बढ़ जाती है, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो श्वेत रंग की होती है, और जब उसमें प्रिज्म से होकर जाती है तो फिर तरंग दैर्घ्य के कारण वो बढ़ जाती है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो अपने पथ से कम विचलन होता है, मतलब रेड कलर का सबसे ऊपर मिलेगा आपको, और जो सबसे कम होता है हमको पता है वो वायलेट का होता है, मतलब सबसे नीचे जो होगा वो जब प्रिज्म में हम देखेंगे तो आपको वायलेट का मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 4। हम जानते हैं कि एफ पी बराबर जो होता है, पी बराबर होता है 1/f, और एफ बराबर होता है 1/p। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्योंकि ये मीटर में है। 1/2 हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। फोकस दूरी, अगर हम लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा मीटर में लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इतना दिया मीटर, और क्योंकि 1/2 तो है नहीं इसमें कहीं कुछ, सबका सब सेंटीमीटर में है। हम 1/2 और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसको कर देंगे हम, तो काटने से कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। देखिए, चुंबकीय सुई जो है, अगर हम स्वतंत्र रूप से किसी भी चुंबकीय सुई को छोड़ दें तो हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई की 2 दिशा होती है, एक होती है उत्तर की ओर और दूसरी होती है दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ और साउथ। तो पूर्व होगी, पश्चिम होगी, आकाश होगी, उत्तर होगी, तो उत्तर तो होगी, और एक दक्षिण भी होती है। ऑप्शन में उत्तर है, तो क्या आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर और दक्षिण दोनों होती है, उत्तर भी होती है और दक्षिण भी होती है। फिर चलेंगे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश को जब हम लोग को नली में पैदा करना है तो तंतु को गर्म करके हम लोग कर सकते हैं। अगर तंतु को गर्म करें, अगर एक तंतु को गर्म किया जाए और तंतु को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसमें जो है श्वेत प्रकाश उसमें पैदा होने लगेगा। फिर है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ध्यान रखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेनियम का जो है परमाणु संख्या होता है 92। ठीक है, हम लोग जानते हैं यूरेनियम के जो होता है 92 और 238 इसका परमाणु भार होता है। क्योंकि जानते हैं हमने ये चीज के बारे में जो सबसे पहले जो बताया, आइंस्टीन ने इस बात को क्लियर किया कि अगर कोई भारी नाभिक है तो जितना ज्यादा उसका नाभिक भारी होगा उससे उतना ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। मतलब अगर किसी चीज में मास है तो जितना ज्यादा उसमें मास है वो मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी होता है। अगर मास है ना तो वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो क्योंकि ये भारी नाभिक है तो ये भारी नाभिक क्या होंगे, हल्के हल्के नाभिक में टूटेंगे। तो कोई भारी नाभिक जब हल्के हल्के नाभिक में टूटता है तो हम उसे नाभिक का विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक का विखंडन। मतलब कोई भारी नाभिक का छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिक में अगर टूटना, छोटे छोटे नाभिकों में टूटने को हम लोग नाभिक का विखंडन कहते हैं। इसी का उल्टा होता है, अगर छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बन रहा है हम उसे नाभिक संलयन कहते हैं।
तो एक होता है संलयन और एक होता है विखंडन, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है तो इसमें बहुत ज्यादा निकलता है, हम लोग को ध्यान में रखना। तो क्या आंसर होगा इसका, यूरेनियम होगा। फिर एक कमरे को ठंडा किया जा सकता है, अगर कोई संपीड़ित गैस अगर छोड़ दे तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे संपीड़ित गैस मतलब संपीड़ित कर, मतलब मान लो CO2, हम लोग CO2 ले लें और CO2 को जो है कंप्रेस करके रखें, ठीक है, कंप्रेस करके रखें तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर बेलून में जो हम लोग भरते हैं, हीलियम गैस भरते हैं, अगर वो भी संपीड़ित है, अगर कमरे में छोड़ दे उसको तो उससे भी रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग वाला तार किस पदार्थ का होता है, हम जानते हैं कि शीशा होता है उसमें और टीन होता है, शीशा और टीन होता है, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि शीशा और टीन मिला हुआ होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका सर्किट है, आपका घर है, तो उस घर में अगर कोई सामान आपने लगाया हुआ है, तो अगर वो सामान लगाया हुआ है तो सामान अपने हर चीज का तो एक मापक है ना, कि नहीं ये बल्ब 100 वाट का है, अब 100 वाट का बल्ब है, उसमें 200 वाट दे देंगे तो बल्ब तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो 100 वाट है, लेकिन 100 वाट से ज्यादा अगर होगा तो बल्ब उड़ने से पहले फ्यूज उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 वाट से ज्यादा बढ़ेगा तो हमने उतना ही फ्यूज लगाया है, उतना ही वाट का फ्यूज लगाया, कि अगर 100 वाट से ज्यादा जाएगा तो मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगी, आपकी जो परिपथ है, आपका जो घर का जो अप्लायंस है, युक्ति है, वो सब बच जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि घर की चीजों को बचाने के लिए, अप्लायंस को बचाने के लिए हम घर में फ्यूज लगाते हैं। और फ्यूज में क्या क्या होता है, टीन होता है और शीशा होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है फ्यूज में, क्या होता है, टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है। फिर आपका निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। देखिए उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो सबसे पहले बात तांबा। तांबा को हम लोग कहते हैं कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तांबा जो है विद्युत का और उष्मा का अच्छा सुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, जाता। ये तांबा जो है, कॉपर और जास्ता जेडेड, ये दोनों धातु है। अब अगर ये धातु है तो धातु तो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है और विद्युत का भी, तो ये दोनों तो होगा ही होगा। अब शीशा की बात करें, है ना, शीशा की बात करें तो हम जानते हैं कि शीशा और पारा जो होता है, इसमें इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये कुचालक है और पारा धातु है, लेकिन धातु होने पर भी क्या है, ये उष्मा का कुचालक है। ध्यान रखेंगे ये जो पारा है वो धातु है, लेकिन फिर भी क्या है, कुचालक है। ध्यान रखेंगे, मरकरी एक धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है, ठीक है। अति चालक का लक्षण है। देखिए अति चालक का लक्षण होता है, हम लोग जानते हैं कि अति चालक का मतलब है कि 4.2 केल्विन 4.2 केल्विन से अगर टेम्परेचर को नीचे किया जाए तो प्रतिरोध उसका शून्य हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी पदार्थ को हम ठंडा करें, अगर किसी भी पदार्थ को हम ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करते करते हमने क्या किया, 4.2 केल्विन तक टेम्परेचर लेके गया, उसके बाद जैसे ही 4.2 केल्विन से हमने नीचे करना शुरू किया, 4.2 केल्विन से हमने नीचे करना शुरू किया, 4.2 केल्विन से नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 4, 3, 1 केल्विन, 0 केल्विन, है ना, 0.1 केल्विन, जो भी है उससे नीचे आ रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि सब में प्रतिरोध का मान, आर का मान क्या है, शून्य आ रहा है। तो ये जो अवस्था होती है पदार्थ की इस अवस्था को ही हम अति चालकता कहते हैं, समझ गए। और यहाँ इस अवस्था में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से गमन करता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो इसी को हम लोग अति चालक कहते हैं। तो हम बोलेंगे अति चालक किसे कहते हैं, तो पदार्थ का ऐसा गुण जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब प्रतिरोध शून्य कब होता है, जब तापमान 4.2 केल्विन से नीचे लेकर हम जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अति चालक कहते हैं। अब अति चालकता होने के कारण इसमें क्योंकि प्रतिरोध शून्य है, प्रतिरोध पूरी तरह से शून्य है, तो इतना अधिक इसमें चालकता होती है, इलेक्ट्रॉन इतना आसान से बढ़ता है कि इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम इससे चुंबकीय, अगर इसमें हम चुंबक
कि अगर हम देखें कि चुंबक के प्रभाव उसमें देखें तो चुंबक की जो है इधर से चुंबक के रेखा को अगर पार किया जाए इसके बीच से चुंबक की रेखा, ये चुंबक रेखा को पार होने नहीं देगा। मतलब चुंबक रेखा को पार नहीं होने के कारण इसको बोलते हैं शून्य पारगम्यता। याद रखिएगा, चुंबक रेखा को पार नहीं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? शून्य पारगम्यता। तो अति चालक का ये गुण है। अच्छा, एक चीज जब अति चालक देखे तो हम लोग का काम है चालक भी देख लेते हैं। चालक, अर्धचालक, है ना, और उसके बाद अति चालक। तो अति चालक मतलब प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर 4.2 केल्विन से नीचे का। अगर 4.2 केल्विन से नीचे है किसी भी पदार्थ की बात करें तो उसका लगभग जो होता है प्रतिरोध शून्य होता है। तो इस अवस्था को हम उसको अति चालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब होता है जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये बनाया जाता है। हम लोग को इसमें ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर ज्यादातर बनाए जाते हैं अर्धचालक का। तो ट्रांजिस्टर जो बनते हैं वो N प्रकार के होते हैं और P प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, बाही ऐसे अंतर। तो जो बाही होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होते हैं N और एक होते हैं P। तो N जो होते हैं अर्धचालक से क्या बनते हैं हम लोग का? ट्रांजिस्टर बनते हैं। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? N और P। तो N जानते हैं ABCD में 14 नंबर पे, इससे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो जो जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं उसी से मिलकर N प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं, और जिसमें 3 संयोजी वाले होते हैं उससे मिलकर P प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। और ट्रांजिस्टर किसके बनते हैं? अर्धचालक के बनते हैं। याद रखेंगे, ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम के। इसका एक बेहतरीन गुण क्या है इसका कि जितना ज्यादा अर्धचालक में, हम अर्धचालक की बात करें, किसी बात करें? अर्धचालक की बात करें, तो इसका एक अच्छा गुण क्या है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हम देखेंगे प्रतिरोध उसका क्या हो रहा है? घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रतिरोध क्या हो रहा है? उसका घट रहा है। हम लोग को ध्यान में रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? उसका घटेगा। तो अगर टेम्परेचर और प्रतिरोध का उल्टा संबंध है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़े तो प्रतिरोध घटे, किसमें? अर्धचालक में। यही कारण है कि हम लोग कंप्यूटर का जो चिप बनाते हैं या कंप्यूटर का जो बहुत सारा सामान बनाते हैं, या डेल का है, कोई भी किसी कंपनी का हो, तो जो कंप्यूटर है उसके अंदर का जो चिप है ना वो सिलिकॉन का होता है। अब सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है अर्धचालक है। तो उसका एक खूबसूरत चीज क्या है कि तापमान बढ़ता है, लंबे लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं, तो तापमान बढ़ने पर उसके लिए और क्या चीज है? प्रतिरोध कम हो जाता है। और प्रतिरोध अगर कम होगी तो चालकता क्या होगी? उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा चीज है, हम लोग इसको ध्यान रखें। और चालक किसे बोलते हैं? हम लोग जानते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। जितने सभी धातु क्या है? सभी के सभी धातु क्या है? आपके चालक है। सब के सब धातु चालक है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और आसानी से धारा बहता है। इसकी चालकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता कम होती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है इसको। फिर उसके बाद है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। हमने अभी जस्ट देखा कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ये अर्धचालक के लिए है रिलेशन। तो क्या होगा? घटेगा। देखिए, हम चालक की बात करें तो चालक में जैसे जैसे गर्म होगा ना, अगर हम ये अर्धचालक में लिखे हैं कि टेम्परेचर और प्रतिरोध पर, लेकिन अगर चालक की बात करें, हम इधर चालक लिखे हैं, तो अगर चालक की बात करेंगे ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि देखिए एक बात क्या है ना कि हम जानते हैं कि लोहा जो है, लोहा एक धातु है। Fe क्या है? एक धातु है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है कि उष्मा का सुचालक है। उष्मा का क्या है? सुचालक। क्योंकि प्रकृति में ठंडा था, तो हम जानते हैं ये प्रकृति में लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है। तो ये इसलिए ठंडा हो गया क्योंकि प्रकृति में जितना भी हीट था, ये अपने पास जितना भी, लोहा के पास जितना भी तापमान था वो प्रकृति को दे दिया। प्रकृति का जो था वो खींच ली।
तो ऊष्मा जितना रहेगा प्रकृति में उसी के अनुसार से, क्योंकि ऊष्मा का सूचालक है तो वैसा ही बिहेव करेगा। तो इसलिए वो क्या होगा, कि मौसम ठंडा है तो आपको क्या लगेगा, ठंडा। अगर गर्मी होगी तो लोहा क्या लगेगा, गर्म लगेगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देती है तो वाष्पीकरण होता है, जाहिर सी बात है। क्या होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए हमको क्या होता है, वाष्पित होता है, इसलिए हमको कैसा दिखता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए हमको अच्छा महसूस होता है, ठीक है, आराम महसूस होता है। फिर है आपका नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब कमरे का दरवाजा खोल दोगे तो कमरे का थोड़ा वो गर्म कर देगा, थोड़ा सा कमरे का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तापमान क्या होगा, थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कितने समय के लिए बढ़ेगा, थोड़े थोड़े समय के लिए तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में, थोड़े समय के लिए तापमान बढ़ जाएगा। फिर है आगे, फिर है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब बोलता है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ठीक है भैया, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग किया जाता है, हम लोग तो कपास का ही पढ़ते, कॉटन का ही कपड़ा पढ़ते, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, अच्छा लगता है, पहनते हैं तो रिलैक्स होता है। सीढ़ी बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट पिक्स बनाने के लिए जो टीम हम लोग का कैसेट जो बनता है, जिसे दाना बोलते हैं, पहले आता था गोल गोल सीढ़ी, तो उसको पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है बात है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है, लेकिन रेशम की तरह चमकता नहीं, कपास से तैयार नहीं होता है, ये रेयन से तैयार होता है, तो ये गलत है, ये कपास से तैयार नहीं होता बल्कि रेयन से तैयार होता है, आर्टिफिशियल होता है, यही गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रस्सी के सामान के कोटिंग के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि जो सामान होता है हम लोग के ऊपर जो कोटिंग चढ़ा होता है वो टेफ्लॉन का परत होता है, हम लोग ये जानते हैं, ये गलत है, ये रेयन से तैयार होता है। किससे तैयार होता है, रेयन से, और ये कृत्रिम रूप से तैयार होता है, ये बात सही है, लेकिन कपास वाली बात गलत है, ये गलत है, ये वाला गलत है, बाकी सबका सब सही है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि इस तरह से अगर इस तरह से है तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी लैम्डा बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य। तो ये होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलती है। देखिए, हम जानते हैं कि हमको जो है, आपको सभी लोग पता है कि प्रकाश को जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर वो विरल है ना, विरल है और ये सघन है, तो जब विरल से सघन में जाएगी, अगर ये तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर, सीधी रेखा। तो अगर ये, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन किधर मुड़ गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये जब अभिलंब की ओर मुड़ गया तो देखिए ये मुड़ गया है, तो आप पहला चीज बोलते हैं कि नहीं बदलती है। तो एक चीज से पहली बात तो आवृत्ति नहीं बदलती है ना, बाकी सब कुछ बदलता है। यहाँ पे क्या बदल गया आपका, अपवर्तनांक भी बदलता है, तरंग दैर्घ्य भी बदलता है और वेग भी बदलता है। ये तो हम लोग को पता ही है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सबसे अधिक होता है निर्वात में। और जितना ज्यादा यह सघन होता जाएगा, जितना ज्यादा माध्यम सघन होता जाएगा, जैसे मान लीजिए कि निर्वात है सबसे अधिक होगा, हवा है थोड़ा कम होगा, उसके बाद पानी है तो उससे भी कम होगा, ग्लास है तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी होगा, मतलब अपवर्तनांक, तरंग और वेग, ये तीनों का तीनों प्रभावित होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, आवृत्ति। बाकी आवर्तनांक, तरंग और वेग बदलता है।
पर्दे में काम आने वाले ग्लास इस प्रकार के होते हैं, हम लोग को पता है उत्तल होते हैं। कौन होते हैं भाई? उत्तल लेंस लगे होते हैं, है ना। क्योंकि आपको नजदीक की चीज दिखाई नहीं दे रही, आपको नजदीक का दिखाई ना दे। अच्छा, नजदीक का दिखाई ना दे तो उसको एक बीमारी बोलते हैं, ऐसी बात है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि। अब जो नाम होता है वो दिखता है एक्चुअली, दूर दृष्टि का मतलब दूर चीज दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा। तो अगर दूर दृष्टि की प्रॉब्लम हो जाए तो नजदीक का चीज दिखाई नहीं दे, तो वैसे में हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। और उत्तल लेंस लगाते हैं तो उसको दिखाई दे। तो पढ़ने पे काम आने वाला, क्योंकि हम पढ़ते नजदीक से है ना, तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। फिर दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। देख लीजिए एक चीज, पहली बात, अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसका है, ठीक है। और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कुछ कैसे हैं जो छोटा ही बनता है, जैसे कि आनंद से आ रहा है तो छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में तो हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा लिख देते हैं, हमेशा छोटा ही बनता है, इसमें कभी बड़ा बनता ही नहीं है, इसमें तो समानता ही बनता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बड़ा बात करें, अगर बड़ा बनना भी है तो कौन होगा? अवतल होगा, इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान लगाता है। देखो, ध्वनि में वायु का वेग 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग जो होता है वायु में होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे इसको। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, देखिए, तरंग कंदनों, ये बात खुद न्यूटन ने इस बात को बताया कि प्रकाश में दो गुण होते हैं, एक तो प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता हो, कण की तरह भी व्यवहार करता है, हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि, क्यों लगता है आकाश नीला? लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि होता है ना नीला और बेगनी, तो नीला और जो बेगनी होता है ना, वो नीला होता है, नीला तथा बेगनी, नीला और बेगनी। तो नीला और बेगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत कम होता है। तो नीला और बेगनी जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है ना, उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, वो फैलता बहुत अधिक है। तो नीला और बेगनी का ना प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, फैल जाता है। तो तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण बहुत अधिक फैलता है। तो लघु तरंगदैर्घ्य होने के कारण, क्योंकि ये नीला और बेगनी ही फैला है, इसलिए हम लोग को आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना क्या है, देखिए होता क्या है, इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर ये विरल है और ये सघन है, फिर विरल है, तो क्या होगी? देखते हैं। तो ये सीधी रेखा है, ये प्रकाश आई, तो अगर सघन में जाएगी तो इधर मुड़ जाएगी, और फिर ये सघन से विरल में जाएगी, हम यहाँ खिड़की देते हैं, ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ये इधर भाग जाएगी। तो ये इस तरह से जिगजैग करके ये बनती है। कई बार प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है, इसीलिए है तारा हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन तारा वास्तविक में टिमटिमा नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि प्रकाश की किरणें कभी विरल से सघन, सघन से विरल कई बार अपने पथ से भटकती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है, इसलिए उसको टिमटिमाते नजर आती है। इसी घटना को, क्योंकि तारे का जो टिमटिमाता है, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव मतलब कई बार अपवर्तन, प्रकाश का कई बार अपवर्तन होता है, ठीक है। आगे है पानी का घनत्व अधिक। देखिए, पानी का जो घनत्व होता है, जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। हम जानते हैं कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब अगर घनत्व अधिक है तो जाहिर सी बात है न्यूनतम क्या होगा? न्यूनतम आयतन। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका न्यूनतम क्या होता है? आयतन होता है, और अधिकतम क्या होता है? घनत्व होता है, अधिक घनत्व।
याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे पानी का न्यूनतम आयतन कितने पे होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बोले अधिकतम घनत्व कितने होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम लोग ध्यान रखें तो कौन होगा इसमें से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पे क्या होगा। तो हमने इस सवाल को हमने देखा है कि अभी पहले ही एक सवाल है इसमें हमने बनाया था। तो F बराबर होता है 9/5 C प्लस 32। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 9/5 और यहाँ 50 है प्लस 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 आएगा 90 प्लस 32 कितना आ जाएगा 2 और 9 12 मतलब 112 फ़ारेनहाइट। ये आंसर है इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा। देखिए एक बात क्या है, अगर हम इस तरह से इसको बना दें और यहाँ एक बर्फ का टुकड़ा है और यहाँ पानी भरा हुआ, यहाँ पूरे में पूरे क्या है पानी भरा, ये बर्फ है। तो अगर ये बर्फ का टुकड़ा है, अगर ये बर्फ का टुकड़ा है और इसमें पानी भरा हुआ है लबालब है, ठीक है, तो बर्फ का जितना आयतन होगा ना, बर्फ का जितना आयतन होगा वो अपने आयतन के जितना उसका आयतन होता है ना उतना पानी को पहले ही हटा चुका होता है। तो वो अपने आयतन के इतना तो पानी को हटा चुका है, अगर वो पिघलेगा तो अपने ही आयतन में न रह जाएगा। इसलिए पानी का स्तर ना घटेगा ना बढ़ेगा, बल्कि यथावत बना रहेगा। समझ में आ रहे? क्योंकि अगर हम बर्फ को पानी में छोड़े तो बर्फ अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देता है, ठीक। अगर वो पिघलेगा तो अपने आयतन को हटा के ही उसमें है, तो फिर उसमें कोई भी बदलता नहीं है। वर्षा के गुण गोलाकार की होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव मतलब एक गुण होता है कि कम से कम क्षेत्रफल बनाने का, तो इसका क्या होता है इसमें पृष्ठ तनाव, जिसके कारण वर्षा के गुण क्या होता है गोलाकार होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। देखिए हम जानते हैं कि अगर यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, तो अर्थ है और यहाँ पे क्या है अपना मून है और यहाँ पे क्या है सन है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के नजदीक में क्या है चंद्रमा है और सूर्य क्या है दूर है। तो चंद्रमा के कारण जो होता है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्योंकि बहुत नजदीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण जो होता है हमारे यहाँ उच्च ज्वार आता है। क्या आता है उच्च ज्वार आता है। तो क्या होगा चंद्रमा के कारण, और जो इसके कारण क्या आता है उच्च ज्वार, और लघु ज्वार जो आता है छोटी जो आती है वो आता है सूर्य के कारण। अब ज्वार क्या होता है, देखिए ज्वार और एक होता है भाटा, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो अगर समुद्र की लहरें इधर से आ रही है, समुद्र की लहरें इधर से आ रही है, जो समुद्र की लहरें आ रही है तो जो ऊपर की ओर जो आती है ना, समुद्र की लहरें ऐसे करके ऊपर की ओर आती है, तो समुद्र की लहरें का आना ऊपर उठ के उसको बोलते हैं ज्वार। और जब ये ऊपर गई है तो जाहिर सी बात है नीचे भी गिरेगी। तो समुद्र की लहरें का ये जो नीचे गिरना, ऊपर उठ के जो नीचे गिरना को बोलते हैं भाटा। मतलब अगर लहरें उठी तो ज्वार और गिरी तो भाटा। तो जो सबसे ऊंची जो लहरें उठती है समुद्र की वो चंद्रमा के कारण, और अगर छोटी लहरें जो उठती है तो उसको बोलते हैं सूर्य के कारण। ध्यान रखेंगे क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी में क्या बात है, यहाँ हम एक साइड लिख देते हैं पृथ्वी और एक साइड लिख देते हैं चंद्रमा, ये हम लोग अगल में कर देते हैं। तो पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे जो है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ जो होता है हम बात करें चंद्रमा की बात करें ये अर्थ, और यही हम मून की बात करें तो पृथ्वी का जितना होता है उसका छठा भाग होता है। मतलब 9.8 का कहना भाग छठा भाग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। क्लियर है। अब बात करते हैं चंद्रमा के सतह से एक पत्थर को ले आओ, तो पत्थर का जो भी द्रव्यमान m, और m कभी बदलता नहीं है। यहाँ पे द्रव्यमान m है और यहाँ पे भी जो द्रव्यमान है वो भी क्या है m ही है, क्योंकि द्रव्यमान घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वही पत्थर का द्रव्यमान तो वही रह जाएगा। लेकिन
हम भार निकालें। अब अगर भार निकालेंगे, हम जानते हैं कि m होगा और ये g होगा, लेकिन यहाँ जो भार होगा वो m तो रह जाएगा, लेकिन g का क्या होगा, छठा भार। ठीक, तो चंद्रमा पर इसका भार कम होगा, और वही चीज अगर पृथ्वी पे आएगा तो देखो 6 से भाग लगा हुआ है और यहाँ पे आएगा तो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान तो यथावत रहेगी, नहीं बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये सही हो सकता है, भार और द्रव्यमान तो नहीं, द्रव्यमान नहीं, यही होगा, क्योंकि भार बदल जाएगा, और भार बदल नहीं जाएगा क्योंकि भार बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज याद रखिएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान वहां पे जो भी होगा, अगर वहां जी का मान पृथ्वी पे चंद्रमा से अधिक है, इसका मतलब है कि अगर चंद्रमा पर लिख दे, चंद्रमा पर भार 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर भार क्या होगा भाई, 60/6, 10 न्यूटन। तो भार देख रहे हैं? मतलब यही चीज जो है उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये चंद्रमा पर भार कितना है, 60 न्यूटन है, मतलब अगर चंद्रमा पे है वो तो 60 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 60, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे m अच्छे अच्छे के 36 mg, देखिए कितना हो गया, 360 mg हो गया, कितना होगा, 360 mg। भाई mg का मान कितना होगा, 360 का, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन। तो आप सीधी बात समझो ना, जो भी चंद्रमा में होगा उसका भार क्या होगा, यहाँ पे आके बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों बन जाता है भाई, सबको पता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, राइट सी बात है, अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा में आपको पता है कि सौर ऊर्जा में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है, सौर ऊर्जा में हाइड्रोजन होता है, वो 4 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं परमाणु, 4 हाइड्रोजन। किससे बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है। तो इसी को संलयन बोलते हैं, H2 + H2 हीलियम। ठीक, तो सौर ऊर्जा में क्या होता है भाई, संलयन। जब छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े परमाणु बनाते हैं ना, उसी को हम लोग संलयन बोलते हैं। तो सूर्य का क्या है भाई, संलयन ऊर्जा है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, अभी हमने देखा, क्या होगा भाई, संलयन इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, संलयन, क्या होगा इसका आंसर, संलयन हो जाएगा। फिर है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारे इंडिया में पहली बार जो आर्यभट्ट पाई कमांडी है, और उनका जन्म बिहार में हुआ था। तो हम याद रखें 5वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को इन्हीं के नाम पर दिया गया, यहाँ से छोड़ा गया था। तो हम लोग को ध्यान रखना है 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब सबसे बड़ा जो वर्ष होता है कहाँ होता है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य से जिसकी दूरी सबसे अधिक होगी, तो जितनी अधिक दूरी होगी ना, उसको चक्कर काटने में उतना समय लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि प्लूटो बहुत अधिक दूर है ना, प्लूटो की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इसको वर्ष में क्या लगता है, अधिकतम लगता है। और सबसे कम किसको लगता है, बुध को लगता है, 88 दिन। 88 दिन में ही एक चक्कर काट लेता है, लेकिन इसको बहुत लगता है। हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन होगा इसमें, प्लूटो। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। देखिए जितने भी प्रकाश है ना, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय है, तो जो प्रकाश का होगा वही होगा, क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, देखिए होता क्या ना, ये 499 सेकंड कितना लगता है, 499 सेकंड लगता है। अब 499 सेकंड लगता है, और ये लगभग में दिख रहा है 8.5 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं? ये कंप्यूटर का भाषा जो नहीं है वो है फास्ट नहीं है। क्या नहीं है? फास्ट। बेसिक सी होता है, सी प्लस होता है, फोर्टेन होता है, ये सब है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन होता है। क्या होता है भाई? टंगस्टन का उपयोग होता है। टंगस्टन जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक है और आसानी से जो है जल उठता है। तो धातु के रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में क्या होता है? टंगस्टन का उपयोग होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं अर्धचालक में जो ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो एक जर्मेनियम किया जाता है और एक सिलिकॉन किया जाता है। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक, अंतर। ठीक, जो बाह्य होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप, एन प्रकार और पी प्रकार। एन में जो होते हैं वो पंच संयोजी होते हैं। कितने होते हैं? 5 संयोजी, जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 संयोजी, 5 संयोजी। और पी टाइप क्या होते हैं? 3 संयोजी। तो 3 संयोजी मिलकर क्या बनाते हैं? पी टाइप, और 5 संयोजी मिलकर क्या बनाते हैं? एन टाइप बनाते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। परमाणु नाभिक के अवयव है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये परमाणु का जो नाभिक होता है ये होता है उसका नाभिक। नाभिक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसके परमाणु के बाहर में जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। हम लोग को ध्यान रखेंगे प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बोलता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं। भाई नाभिक के अंदर नहीं होती है। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और क्या होता है? नाभिक के अंदर कौन कौन होता है? देखिए नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, इनके 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 बीच में जो बल लगता है उसी को हम लोग कौन बल बोलते हैं? नाभिक बल। इसी नाभिक बल के कारण ये लोग कनेक्ट होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन नहीं, ये गलत है ना? उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से उदासीन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, फिर सही बात है। और इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻, इसका होता है 10⁻⁻19 किलो। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है। और परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। सही बात। परमाणु संख्या मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन में 6 है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या 6 है। इससे प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन भी कितना है? 6 है। ठीक है, और साथ ही प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 6 है। चलिए इसी तरह से सोडियम की बात करें। सोडियम कितना है? 11। सोडियम की बात करें, सोडियम में कितना है भाई? 11। सोडियम में कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम की बात करें तो कितना है? 11। तो 11 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। परमाणु संख्या कितनी है भाई? परमाणु संख्या कितनी है? वो भी क्या है? 11। ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा 23। न्यूट्रॉन भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगर आप द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दें तो द्रव्यमान कितना आता है? 23, और 11 घटा करके 35। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। सूरज सबसे बड़ा ऊर्जा का है क्योंकि इसमें नाभिक का संलयन हो रहा है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है कि परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम होता है नाभिक विखंडन होता है। क्या होता है? परमाणु बम नाभिक विखंडन। और नाभिक विखंडन होता है कि भारी
नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना, भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना को क्या बोलते हैं? नाभिक का विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन जो है अभिक्रिया है। क्यों भाई? हाइड्रोजन बम में क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन बम तो H2 मिलकर जो है हीलियम करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो हम लोग आगे चलते हैं। फिर है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? वायु में रेडोन गैस नहीं होती है। देखिए रेडोन गैस जो है, रेडोन गैस के बारे में जानना चाहिए। वायु में जो है रेडोन गैस नहीं होती है। रेडोन गैस जो होते हैं पृथ्वी के अंदर से निकलती है, ठीक है, या फिर जब ज्वालामुखी होता है तो सबसे अधिक रेडोन गैस निकलती है ज्वालामुखी होने से, पृथ्वी के गर्त से। आपको बोलेगा कि जब ज्वालामुखी निकलती है तो सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है। अगर मान लीजिए बंद कमरा है, बहुत जगह बंद है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे कौन सी गैस निकलेगी? वहां पे भी रेडोन गैस निकलती है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमारे इंडिया में लंग कैंसर बहुत अधिक हो रहा है, फेफड़ा का कैंसर बहुत अधिक हो रहा है। एक स्मोकिंग करने से होता है, दूसरा रेडोन गैस के कारण होता है। तो आप बंद कमरे में ना रहें, कोशिश करें कि बंद कमरे में ना रहें। और आप बंद कमरे में रहते हैं और हवा जाने का नहीं है, आपके रूम में एग्जॉस्टर नहीं है, तो उसमें रेडोन गैस बढ़ जाएगा। और रेडोन गैस बढ़ने के कारण आपको सांस फूलेगा और आपको लंग्स कैंसर होने की संभावना है, आप बीमार पड़ सकते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे कि रेडोन गैस जो होती है वो हमारे जो है वायुमंडल में नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के अंदर से आती है और दीवारों से आती है। अगर जहां पे कि कम ऑक्सीजन है वहां पर रेडोन गैस निकलने लगती है, बनने लगती है। ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। बिजली की खपत का बिल किसके मापक पर आधारित है? वाट। बिजली की खपत वाट पे होता है। आपको बताया था कि आप दिन ले लो, घंटा ले लो, और दिन, घंटा और वाट, कितना वाट चला, और उसको 1000 से भाग दे दो। दिन हमने बताया आपको कि दिन घंटा है ना, दिन घंटा, और आप ले लीजिए वाट, और इसको 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा यूनिट। और अगर आपको पैसा चाहिए कि कितना पैसा खर्च होगा, तो यूनिट, जितना यूनिट निकलता है गुना पैसा, तो पूरा हो जाएगा कितना आपको लगेगा। तो क्या आंसर होगा इसका? वाट, केवल 1 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे बड़ा है, सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। भाई क्यों है यूरेनियम सबसे भारी धातु? क्योंकि यूरेनियम इसका 92 होता है, इसका होता है 238, हम लोग बताए, और ये सब इससे हल्का है। Au ये Ag बोलते हैं इसको, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, Al। और सबसे भारी कौन होता है? यूरेनियम। ये भारी नाभिक होता है और भारी नाभिक होने के कारण ही इसका नाभिकीय विखंडन में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद देखेंगे NCA2A कब छोड़ा गया? NCA2A जो है ये आपका छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992। चलिए, तो हम लोग जो है इसको पूरा का पूरा हमने देखा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको पूरी से पूरी चीजें जो है समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपनी चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो एक बात हम कहेंगे कि जिंदगी में बहुत सारी समस्या आएंगी और समस्याएं जाएंगी भी, और जरूरी है ना कि आप खुद को समझिए, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। हर दिन इंसान मर रहा है, खुद से लड़ रहा है और जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। जिंदगी में कहते हैं ना कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटे, जिंदगी में कभी कोई आगे पीछे नहीं बढ़ता है। जिंदगी एक्चुअली क्या है ना कि आपका जो स्वभाव है, आप जो जी रहे हैं ना, आप खुद में कितना जी रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी के लिए या समाज के लिए या फिर अपनों के लिए या फिर किसी कोई वस्तु के लिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसी क्षेत्र में अगर जब तक काम नहीं कर